नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो HPRC के हुए हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हुए हैं, अगर उन प्रीवियस पेपरों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और करंट अफेयर होता भी आसान है, 3-4-5 महीनों के अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा स्कोर भी वहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करंट अफेयर के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, सम्राट चौधरी बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 2026। तो अभी 2026 में जो अप्रैल महीना है उसमें जो है वो नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने जो है वो शपथ ली। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो इन्होंने जो है वो शपथ ली। अब बोलते हैं कि ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो संबंध रखते हैं। तो ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं वो बने हैं। ठीक है, बिहार में अभी तक जो है वो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा था। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में जो है वो बना है। दूसरी बात आपने यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी का क्या नाम है? उनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, JDU जिसको बोलते हैं। ये नीतीश कुमार की जो है वो पार्टी। अब नीतीश कुमार को कहां भेज दिया गया कि वो एकदम से गायब हो गए? नीतीश कुमार को जो है वो राज्यसभा के लिए जो है नॉमिनेट किया गया, मतलब राज्यसभा जो है वो उनको भेजा गया। जब वो राज्यसभा गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से जो है वो रिजाइन कर दिया और उसके बाद सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के नए मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए। सम्राट चौधरी जो है वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के बनाए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के जो है वो बने हैं। तो सम्राट चौधरी जो है वो ये 24 नंबर के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बिहार के जो हैं वो बने हैं। एक ये बात भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बिहार के ये बने हैं। अब विधानसभा सीट्स की बात करते हैं कि विधानसभा सीट जो है वो कितनी है बिहार में, वो भी पता होना चाहिए आपको। तो विधानसभा सीट की अगर बात की जा रही है तो विधानसभा सीट्स हैं 243। यहाँ पर 243 जो है वो टोटल विधानसभा की सीट जो है वो हैं। इसमें जो अभी रूलिंग पार्टी है जो जिसको NDA बोलते हैं, तो NDA में भाजपा भी आती है, जनता दल यूनाइटेड भी आती है। भाजपा की लगभग 88 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड की 85 सीटें जो हैं वो हैं। परंतु फिर भी जब इलेक्शन हुए थे तो नीतीश कुमार के नाम पर इलेक्शन हुए थे और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। परंतु अभी सिनेरियो कुछ और है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिहार के बारे में टोटल विधानसभा की सीट्स, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखना है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, वो सब आपने नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो बोलते हैं कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये इससे जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जा रही है, तो इसके साथ जो है वो 106 नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जो है वो जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी इसका आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब देखिए, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात जो है वो की गई है। महिलाओं को जो है वो कितना आरक्षण दिया जाएगा? लगभग 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। अच्छा, ये आरक्षण जो है वो कहाँ पर दिया जाएगा? तो ये आरक्षण जो है वो जो लोकसभा है वहाँ पर दिया जाएगा। लोकसभा के अलावा जो है वो विधानसभाओं में ये आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। ठीक है जी। 33% आरक्षण का मतलब आप समझते हैं ना कि 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए। ये बात यहाँ पर जो है वो कही गई है। अब बोलते हैं कि ये आरक्षण कब से दिया जाएगा, कब से ये प्रभाव में आएगा? तो डीलिमिटेशन जब हो जाएगी, परिसीमन जब हो जाएगा, तो परिसीमन के बाद ये प्रभावी जो है वो होगा और जनगणना के आधार पर, लेटेस्ट जो जनगणना होगी उसके आधार पर जो है ये होगा। अब लेटेस्ट जनगणना भी जो है वो स्टार्ट हो गई है, उसके आंकड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो लेटेस्ट जनगणना भी हो जाएगी, उसके बाद डीलिमिटेशन के आधार पर जो है ये जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर डीलिमिटेशन का नाम जो है वो आ रहा है, तो डीलिमिटेशन के बारे में भी थोड़ा सा जो है मैं आपको बता देता हूँ कि डीलिमिटेशन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, डीलिमिटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जो है वो कितने डिलिमिटेशन कमीशन जो हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं।
तो अभी तक जो है वो 4 डिलिमिटेशन कमीशन हो चुके हैं। पहला डिलिमिटेशन कमीशन 1952 में जो था वो आया था, दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन 1963 में जो था वो आया था, तीसरा जो है वो 1973 में आया था, और चौथा डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में जो था वो आया था। अब डिलिमिटेशन कमीशन अलग से जो है वो होगा। अब बोलते हैं डिलिमिटेशन की बात हो रही है तो आर्टिकल नंबर 82 भी आता है, जो पार्लियामेंट को जो है वो डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस की परमिशन जो है वो देता है। आर्टिकल नंबर 170 भी आता है, जो बात करता है, जो प्रोवाइड करता है डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब क्या हुआ, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनकी संरचना को जो है वो रेखांकित जो है ये करता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 170 की जो है वो बात की गई है। अब देखिए, अभी जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, वो भी आपको पता है कि अभी जो है वो नई तरह से जो है वो एक नई संरचना होगी, उसके बारे में हम जानेंगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आगे। परंतु अभी यहाँ पर एक और चीज़ चर्चा में आ रही है, वो है 131st अमेंडमेंट। तो 131st अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ 16 अप्रैल 2026 को। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना। अभी 543 स्ट्रेंथ है, परंतु उसको 850 तक ले जाना जो है वो इसका एक पर्पस है। और इसमें जो है वो और क्या क्या बातें कही गई हैं, इसमें 2011 के सेंसस बोलते हैं कि ये 2011 के सेंसस को भी इस्तेमाल कर सकती है। इसी में ही जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1/3 वुमेन रिजर्वेशन को भी, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको भी इसमें इसी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2029 तक उसको कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी लोकसभा में होगी, फिर राज्यसभा में जो है वो होगी, फिर उसके बाद जो है वो राज्यसभा में चर्चा होने के बाद प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए जो है ये जाएगा। तो वो एक अलग से सिनेरियो जो है वो पूरा आ जाता है। तो यहाँ से ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डिलिमिटेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वो आपने जो है वो ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बोलते हैं इन विच लोकेशन इज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिंक बीइंग हेल्ड। तो बोलते हैं कि ये 7th एडिशन जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज की होने जा रही है, जिसका नाम जो है वो डस्ट लिंक जो है वो रखा गया है। तो इन विच लोकेशन बोलते हैं कि किस स्थान पर ये आयोजित जो है वो की जाएगी। देखिए, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं कि क्या इसकी लोकेशन जो है वो रहने वाली है जहां पर ये जो है वो डस्ट लिंक एक्सरसाइज जो है वो होगी, तो ये उज्बेकिस्तान में ही जो है वो होगी। उज्बेकिस्तान के जो है वो नमनगान में जो है ये होगी, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो वो डस्ट लिंक कर जो है वो होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इंडिया और उज्बेकिस्तान की जो डस्ट लिंक एक्सरसाइज है 2026 में हुई, इसका कौन से नंबर का एडिशन जो है ये हुआ, तो 7th एडिशन जो है वो इसका ये हुआ। तीसरा कि ये कहाँ पर हुई, वो भी आपको पता चल गया कि ये जो है वो कहाँ पर जो है वो डस्ट लिंक जो है वो हुई है। अब यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स देखिए, इसके अलावा जो डस्ट लिंक एक्सरसाइज हुई है इसके अलावा बोलते हैं 4th एडिशन भी हुआ, एक इंडो इजिप्ट की एक्सरसाइज होती है, मतलब इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज साइक्लोन। इसका जो है वो 4th एडिशन जो है वो हुआ अभी 2026 में। ये कहाँ पर हुआ, ये जो है वो हुआ, आपने ध्यान रखना है, जो अंसास इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है रेंजर्स फोर्स का, वहाँ पर जो है ये हुआ। तो रेंजर्स फोर्स के हेडक्वार्टर में जो है ये हुआ। तो यहाँ पर ये आप एक्सरसाइजेस के बारे में ध्यान रखिए। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस मैं आपको बार बार काफ़ी टाइम से रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। हमने जो है वो एक खंजर एक्सरसाइज भी पढ़ी थी, हमने उसका 13th एडिशन जो था वो पढ़ा था। खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, और असम के मिसामरी में जो है ये खंजर एक्सरसाइज जो था वो हुई थी। ये खंजर एक्सरसाइज जो हम पढ़ चुके हैं, 13th एडिशन जो है वो इसका हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही अजया वॉरियर एक्सरसाइज वो नवंबर महीने में लास्ट ईयर हुई थी। नवंबर 2025 में जब अजया वॉरियर एक्सरसाइज हुई थी तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई थी। और ये जो है वो कहाँ पर किस के बीच में होती है, इंडिया और यूके के बीच में जो है ये एक्सरसाइज जो है वो होती है। वैसे ही एक एक्सरसाइज इक्विवेरियन भी जो है वो आता है, उसका 2025 में दिसंबर महीने में 14वें नंबर का एडिशन हुआ था, तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और इक्विवेरियन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो है ये इक्विवेरियन एक्सरसाइज जो है वो होती है। तो इक्विवेरियन भी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे ही जो है वो 2026 में लेमाइते एक्सरसाइज हुई थी, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ इसको, LAMITIYE। ये लेमाइते एक्सरसाइज 2026 में जो है वो हुई। 2026 में ये इंडिया और सेचेल्स के बीच में हुई, सेचेल्स आइलैंड जो कंट्री है उसके बीच में जो है ये हुई। ठीक है जी, तो सेचेल्स के साथ ही एक्सरसाइज हुई, ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। वैसे ही डेजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज जो था वो एक हुई थी दिसंबर 2025 में,
वो अकेली साइक्लोन नहीं थी, वो डिजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज थी। डिजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज जो है वो आबू धाबी में हुई थी। आबू धाबी में अल हमारा ट्रेनिंग सेंटर पर जो था ये हुई थी। और ये डिजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? तो ये इंडिया और यूएई के बीच में जो है वो डिजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज जो है वो होती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपने ध्यान रखनी है। एक एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति होती है। गरुड़ शक्ति जो है शक्ति दिसंबर 2025 में हुई थी, हिमाचल में हुई थी। गिरिराज पत्रिका में भी हमने पढ़ा था कि बकलोह में जो था ये एक्सरसाइज हुई थी। ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो होती है। तो गरुड़ शक्ति का भी जो है वो आपको पता चल गया। ठीक है जी, तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आपने ध्यान रखनी है। प्रॉपर लिस्ट ही आपके पास इनकी तैयार जो है वो होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRCA के पटवारी एग्ज़ाम के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRCA के पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी स्लॉट 4 टेस्ट सीरीज़ के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। और स्लॉट 4 टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है वो आप अपने स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे से। वैसे तो ये बड़ी ही पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमने चीज़ों को अच्छे से कवर किया है और अभी भी कर रहे हैं। साथ में ही अगर आप तैयारी टीचर जैसे एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तब भी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जीके वाला सेक्शन आपका जो है वो बड़ा ही अच्छे से जो है वो तैयार जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 4 में ये अच्छा खासा ऑफर आपके लिए चला हुआ है, बड़ी ही पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज है। अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो उसका सिलेबस अलग है और उसमें नंबर ऑफ पोस्टें भी इंक्रीज कर दी गई हैं। और ये पूरे चांसेस हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें अब जो हैं जो आई हैं ये काफ़ी पोस्टें हैं। इससे ज़्यादा पोस्टें कितनी ही अब आ जाएंगी वो नहीं बोल सकते, परंतु जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ COP 31 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 31। बोलते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2026। तो बोलते हैं कि कौन सा देश जो है वो COP 31 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 31 नंबर का सम्मेलन है उसका जो है वो मेजबान है, उसकी मेजबानी जो है वो करेगा। तो COP 31 की अगर हम बात करें कि COP 31 की मेजबानी जो है वो कौन करेगा 2026 में, तो इसकी मेजबानी तुर्की के द्वारा जो है वो की जाएगी। अब क्यों ये चर्चा में आया COP ये हम जानेंगे, परंतु उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स जो हैं वो जान लेते हैं। अभी COP 33 चर्चा में था, क्योंकि इंडिया ये बोलता था कि हम जो है वो होस्ट करेंगे COP 33 को। अब इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है उस प्रपोजल से, इंडिया ने खुद को बाहर कर लिया है उस प्रपोजल से कि हम COP 33 को जो है वो होस्ट करेंगे, क्योंकि ये COP 33 की समिट 2023 में होने जा रही थी। अब इंडिया ने इस प्रपोजल से खुद को विड्रॉ कर लिया है। अब इंडिया COP 33 से हट गया है, तो साउथ कोरिया जो है वो आई थिंक एकमात्र ही ऐसा दावेदार देश बच गया है जो इसको होस्ट कर पाएगा। ठीक है जी, तो चलो COP 33 की बात तो आपने कर ली, COP 31 की बात भी कर ली। इससे पहले COP 30 जो है वो हो चुका है। COP 30 जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा कहाँ पर होस्ट किया गया था? तो ब्राज़ील के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। COP 30 को ब्राज़ील के द्वारा बेलम शहर में जो है वो इसको होस्ट जो था वो किया गया था। COP 30 के बाद 31 पता चल गया, 32 किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो COP 32 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, COP 32 जो है वो इथोपिया के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा। ठीक है, इथोपिया के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। इथोपिया की जो कैपिटल आती है वो अदीस अबाबा में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है इथोपिया की। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर वही COP 31 के बारे में लिखा गया है कि तुर्की इसको होस्ट करेगा। कब तुर्की जो है वो इसको अंटालिया शहर में जो है वो होस्ट करेगा अपने वहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निज़ार अमेदी हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि निज़ार अमेदी जो है वो नए प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं। कौन सी कंट्री के ये नए प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं? अगर हम देखिए बात न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि इनके लिए तो आप एक अलग से ही पेज रख लीजिए जहाँ पर यही सब जो है वो लिखना है। अब हम बात करते हैं निज़ार अमेदी जो है वो किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो ये इराक के नए प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो
हो जाएगा। अगर हम इराक की ही बात कर रहे हैं कि इराक के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, वो आपको पता चल गया। इराक की जो कैपिटल आती है वो बगदाद में जो है वो आती है, ये भी जो है वो आपको पता है। और इराक की जो करेंसी आती है वो इराकी दिनार में जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। अब इराक के बारे में ये तो बड़ी ही बेसिक क्वेश्चन है। और क्या क्या इराक के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, आपने ये ध्यान रखना है कि इराक के द्वारा एक बार कुवैत को इन्वेड किया गया था। तो वो क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया वर्ल्ड हिस्ट्री में कि व्हेन डिड इराक इन्वेडेड कुवैत। तो कुवैत को जो है वो इराक ने 1990 में जो है वो इन्वेड किया था। तो ये बड़ा ही रेयर क्वेश्चन है जो वर्ल्ड हिस्ट्री आती है उसमें, इसको आप जो है वो ज़रूर जो है वो ध्यान रखना। चलो इराक हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं न्यूली अपॉइंटेड प्रेजिडेंट्स के बारे में। प्रेजिडेंट, इससे पिछले एडिशन में हमने पढ़ा था कि प्रेजिडेंट जो है वो म्यांमार के भी जो है वो बनाए गए हैं। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है मिन ओंग लाइंग जो है वो बनाए गए हैं। ये आपने इनका नाम ध्यान रखना है। ये प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार जो है वो बनाए गए हैं। तो ये भी क्लियर हुआ प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। अब यहाँ पर देखो दिजोबौती प्रेसिडेंट, दिजोबौती जो कंट्री है उसके भी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये इस्माइल उमर गुलेह को बनाया गया है। बनाया क्या गया है, एक तरह से री इलेक्ट ही जो है वो किया गया है और छठी बार जो है वो री इलेक्ट जो है वो किया गया है। दिजोबौती कंट्री के जो नए प्रेसिडेंट है वो इजमाल उमर गुलेह को जो है वो किया गया है। और आगे बोलते हैं एज ऑफ अप्रैल 2026 मेजर जनरल रोमन गॉफमैन, जो मेजर जनरल रोमन गॉफमैन है इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है 14th डायरेक्टर ऑफ मोसाद। मोसाद जो है ना, मोसाद के जो 14 डायरेक्टर बनाए गए हैं वो किसको बनाए गए हैं, वो मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को जो है वो बनाया गया है। मोसाद क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। तो मोसाद जो है वो, मोसाद जो इज़राइल कंट्री है ना, इज़राइल की जो एजेंसी है वो है मोसाद। इज़राइल की ये इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो मोसाद का नाम भी ध्यान रखना है कि मोसाद क्या है। और इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ही जो है वो मोसाद के जो है वो नए चीफ जो है वो बनाए गए हैं, या फिर यूं कहिए नए डायरेक्टर जो है वो बनाए गए हैं। तो ये 2-3-4 पॉइंट यहाँ से बने। एक तो मोसाद वाला बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ दिजोबौती बन गया, और यहाँ पर जो है वो एक आपने ये देख लिया जो हमने पढ़ा निज़ार अहमदी, ये प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं इराक के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस जो पॉड टैक्सी है वो जो है वो कहाँ पर जो है वो लॉन्च की गई है। अब इंडिया की ये पहली ड्राइवरलेस टैक्सी है, ये आपने ध्यान रखना है कि पहली ड्राइवरलेस टैक्सी जो है ये है, और ये मुंबई में, मुंबई इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में जो है वो लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा जो है वो इंडिया की पहली पॉड टैक्सी की जो है वो आधारशिला जो है वो रखी गई है। ये ARTS होगी, यानी कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर जो है वो बेस्ड जो है वो होगी। और जो ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी है ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या होगा। ये बैटरी के ऊपर चलेगी, डेडिकेटेड जो गाइडलाइंस होंगी उनके ऊपर ही ये चलेगी। एटलीस्ट 6 पैसेंजर इसके ऊपर जो है वो बैठ सकेंगे, इतनी इसकी होगी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर/आवर जो है वो रहने वाली है। ठीक है जी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पॉट टैक्सी में जो है वो रखी गई हैं। और ये तो पता चल ही गया कि मुंबई में ये प्रोजेक्ट जो है वो आया है। अभी मुंबई के चीफ मिनिस्टर का नाम देवेंद्र फडणवीस हैं, वो भी पता चला। ये जो पॉड टैक्सी वाला पूरा सिस्टम है अभी तो ये लगभग 8.85 किलोमीटर के करीब ही है, परंतु बाद में चलकर आपको पता है कि अभी तो एक जगह सक्सेसफुल हो गया, तो बाद कई जगह जो है इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो फिर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं हु वॉन द 5 वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 हेल्ड इन सिप्रस। तो बोलते हैं कि साइप्रस में, बोलते हैं साइप्रस में जो आयोजित हुआ 5 महिला उम्मीदवार टूर्नामेंट 2026, बोलते हैं इसे किसके द्वारा जीता गया। तो बोलते हैं 5 वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जो है वो सिप्रस कंट्री में हुआ, साइप्रस कंट्रीज में हुआ, और इंडिया की R वैशाली के द्वारा जो है वो इसको जीता गया। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से ही देख लीजिए। इंडिया की जो ग्रांड मास्टर है वैशाली रमेश बाबू इनका नाम है, इनको R वैशाली भी वो लिखते हैं। बोलते हैं इनके द्वारा ये 5 वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीता गया है। मार्च 28 से 16 अप्रैल के बीच में ये हुआ था साइप्रस कंट्री में। बोलते हैं इनके द्वारा जो है वो विक्ट्री जो हासिल की गई, जीत हासिल की गई, वो 8.5 पॉइंट से की गई आउट ऑफ 14 पॉइंट डिफीटिंग। इन्होंने हराया किसको यहाँ पर, तो इन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो कैटरीना लागनो को जो है वो हराया है।
इन द फाइनल राउंड टू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द इवेंट। तो पहली वुमेन बनी है ये जिन्होंने इस इवेंट को जो है वो जीता है। ग्रांट मास्टर के बारे में भी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो 91 नंबर के ग्रांड मास्टर हैं इंडिया के वो कौन है, तो उनका नाम राहुल वीएस कर आपने जो है वो ध्यान रखना है। 91 के अलावा अभी एक एग्जाम में हमने देखा था कि 90th नंबर के भी पूछे गए थे कि 90वें नंबर के जो है वो ग्रांड मास्टर कौन है, तो AR इल्म पार्थी का नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है। 90 भी हो गया, 91 भी हो गया, 92 भी मैंने आपको बताया है। 92 नंबर के जो ग्रांड मास्टर हैं वो हैं आर्यन वर्सने, उनका नाम भी ध्यान रखना है। 93 नंबर के जो ग्रांड मास्टर हैं इंडिया के, उनका नाम भी ध्यान रखना है, वो आरव ढेंगला है। आरव ढेंगला का नाम भी जो है वो आपने ध्यान रखना है। और 94 नंबर के जो इंडिया के ग्रांड मास्टर हैं वो मयंक चक्रवर्ती हैं। मयंक चक्रवर्ती का नाम भी जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये 94 नंबर के हैं। तो इस तरह से जो इंडिया के अलग अलग ग्रांड मास्टर हैं, चाहे वो 90 नंबर के हो गए, 91 हो गए, 92 हो गए, 93, 94, ये ग्रांड मास्टर जो है वो आपको पता होना चाहिए। इनके ऊपर पक्का क्वेश्चन बनेंगे और पहले भी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बैन एक्सेस टू सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 फ्रॉम जनवरी 1, 2027। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2027 से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंध लगाएगा। तो ये ग्रीस कंट्री जो है वो बैन लगाने जा रही है। ऑप्शन बी इसका ग्रीस जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए ग्रीस जो है वो बैन लगा रही है। अब यहाँ पर ऐसी ही और भी कंट्रीज रही हैं जिनके द्वारा जो है वो इस तरह का बैन जो है वो पहले भी लगाया गया है। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि पहली यूरोपियन कंट्री कौन बनी है जिसने सोशल मीडिया एक्सेस पर जो है वो बैन लगाया है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर। तो 16 साल से कम बच्चों के लिए जो है वो स्पेन के द्वारा जो था वो बैन जो था वो लगाया गया था। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा बैन लगाया गया था, वो हमने पढ़ा था। एक और हमने ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था कि जो है वो फर्स्ट इन दी वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री जिसने अंडर 16 जो बच्चे हैं उनको जो है वो सोशल मीडिया पर जो एक्सेस है उसके ऊपर बैन लगाया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो था वो बनी थी। ऑस्ट्रेलिया हम पढ़ चुके हैं, स्पेन हम पढ़ चुके हैं, ग्रीस हमने जो है वो आज पढ़ लिया। तो ये कंट्रीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाना। अंडर 15 जो इंडिविजुअल बिलो 15 ईयर्स हैं उनके ऊपर नवंबर 2025 में डेनमार्क के ऊपर भी वैसे जो था वो बैन लगाया गया था। तो डेनमार्क इज ऑल्सो वन ऑफ देम जो नवंबर 2025 में लगाया गया था। जो मैंने आपको अभी बताए वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की ही कंट्रीज जो है वो मैंने आपको बताई जिन्होंने बैन लगाया है। परंतु बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अलग अलग टाइम पर ऐसे डिसीजन जो है वो लेती रहती हैं। ये कंट्रीज कहती हैं कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, उनका बचपन यहाँ से ख़राब हो जाता है। दूसरा जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ भी जो है वो घर लेती हैं बच्चों को अगर सोशल मीडिया का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया में भी कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स आ सकते हैं या फिर आने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया में भी जो है वो बहुत सारा ट्रेंड है बच्चों में सोशल मीडिया का, और ख़ासकर ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनमें तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट यूएस सिटी टू होस्ट अ लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वामी विवेकानंद की जीवन आकार की कांस्य प्रतिमा की मेजबानी या फिर उद्घाटन करने वाला पहला अमेरिकी शहर जो है वो बना है। तो फर्स्ट जो यूएस की सिटी है जहाँ पर जो है वो लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू जो स्वामी विवेकानंद का है वो आया है, वो है कौन सी? वो आपने ध्यान रखना है, सीएटल कंट्री एक आती है, सिएटल कंट्री, ये आपने प्रोनाउंसिएशन देख लेनी है। ये कंट्री जो है वो आती है, सॉरी सिएटल सिटी जो है वो आती है। कंट्री तो यूएस है परंतु सिटी आपने जो है वो ध्यान रखनी है। हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो है वो बात करते हैं कि इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जीके में क्वेश्चन आपने लगभग देखे ही होंगे कि बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन इनके बारे में बन जाता है कि इनके द्वारा जो है वो एक 1893 में जो है वो एक जिसको आप बोलते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जिसको बोलते हैं उसको अटेंड किया गया था। तो वो कहाँ पर अटेंड किया गया था? वो शिकागो में अटेंड किया गया था। तो ध्यान रखना कि 1893 में इनके द्वारा जो है वो अटेंड किया गया था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामाकृष्णन परमहंसा इनके गुरु का नाम था। इनका बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो इनके बचपन का जो था वो नाम था। ठीक है, इनका बचपन का नाम आपने ध्यान रखना है। इनका जो इन्होंने स्पीच वहाँ पर शिकागो में जाकर दी थी वो ध्यान रखना है कि 1893 में जाकर स्पीच इनके द्वारा दी गई थी। इनके गुरु का नाम ध्यान रखें। और
इनके द्वारा आपने ध्यान रखना है कि जब इनका जो है वो बर्थ हुआ था तो वो हुआ था 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। तो 12 जनवरी को जो है वो इंडिया में नेशनल यूथ डे भी जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? वो 12 जनवरी को जो है वो मनाते हैं। परंतु इंटरनेशनल यूथ डे भी इंडिया में मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है वो आप कमेंट कर कर बताएंगे। नेशनल यूथ डे तो मैंने आपको बता दिया कि कब जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है? वर्ल्ड आर्ट डे यहाँ पर दिया गया है, क्या ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है? इंटरनेशनल वेलनेस डे दिया गया है, क्या ये 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है? सियाचिन डे दिया गया है, क्या ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है? और वर्ल्ड होम्योपैथी डे दिया गया है, क्या ये 11 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड आर्ट डे बिल्कुल सही बात है, 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल वेलनेस डे 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सियाचिन डे भी 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। परंतु ये जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है ये 11 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है। तो नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है जी, ये करेक्टली मैच जो है वो नहीं किया गया है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो हर साल 10 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 10 अप्रैल को हर साल ये जो है वो मनाते हैं। सियाचिन डे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है वो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑपरेशन मेघदूत इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। आपने ध्यान रखना है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था? अप्रैल 13 को 1984 में ये ऑपरेशन मेघदूत जो है वो लॉन्च किया गया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया गया था सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए लद्दाख में। तो इसलिए ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल को जो है वो सियाचिन को सिक्योर करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत जो है वो हमने लॉन्च किया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज गिवन हर असेंट टू दी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 विच एस्टेब्लाइजेज डैश एज अ सोल कैपिटल। तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 को अपनी सहमति दी है। ये बोलते हैं किसको एक जो है वो आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में स्थापित करता है। तो ये इससे पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश की जो सोल कैपिटल होगी अब वो क्या होगी। अभी आप कमेंट कर कर जो है वो अपना आंसर जल्दी से बताइए। ठीक है जी, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।